नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सोना लूट कांड का मास्टरमाइंड वैष्णो देवी से गिरफ्तार, मुठभेड़ में उसे लगी गोली। पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधियों में खौफ। बगीचे में सिर कटी लाश मिलने से काटी इलाके में फैल गई सनसनी। अब तक नहीं हो सकी है मृतक की पहचान। और थानेदार के खिलाफ चल रहा अनशन समाप्त। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को दिलाया न्याय का भरोसा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस के नए अवतार से पिछले कुछ दिनों में संगीन अपराधों में कमी आई है। अपराधियों में पुलिस का खौफ देखने को मिल रहा है। इसका एक कारण है कि पकड़े जाने के बाद अपराधी अपने पैरों पर चलकर थाना नहीं पहुंच पा रहे। अब सिफारिश भी पकड़ने या छोड़ने की नहीं, बल्कि ऑपरेशन लंगड़ा के टॉर्चर से बचाने की होने लगी है। आइए बताते हैं क्या है ऑपरेशन लंगड़ा। आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपने इस व्यू को कायम रखने के लिए अपराधियों का खबर लेना शुरू कर दिया है। दूसरे जिले से यहां आकर अपराध करने वाले अब कुछ दिनों से भूमिगत नजर आ रहे हैं। पिछले 7-8 महीने में जितने भी अपराध हुए उनके आरोपी लंगड़ा कर ही थाने तक आए हैं। छोटे बड़े अपराध करने वाले अपराधियों के या तो पैर में गोली लगी या उनकी पैर की हड्डी टूट गई। एक बार फिर पुलिस ने सोना लूटकांड के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में गोली मारी है। सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु नगर स्थित कलकत्ता आभूषण दुकान से 51 लाख के सोना लूटकांड में फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे जम्मू कश्मीर के कटरा से पकड़ा गया। वह सोना लूटने के बाद माता वैष्णो देवी का दर्शन करने गया था। पुलिस टीम उसे लेकर मुजफ्फरपुर लौट रही थी। इसी दौरान पकूली के पास अपराधी शौच के बहाने गाड़ी रुकवाया और पुलिस का हथियार छीनकर 8 राउंड फायरिंग कर दी। इस मुठभेड़ में अपराधी को पुलिस की 2 गोली लगी। दोनों गोली पैर में लगी है। अपराधी का नाम अनुपम झा है, जो वैशाली के राजा पाकड़ का रहने वाला है। वह इस लूटकांड का मास्टरमाइंड रहा है। वह सबसे पहले दुकान में घुसा था। पुलिस ने उसका फोटो जारी करते हुए 25,000 का इनाम घोषित किया था। 3 राज्यों में उसकी तलाश चल रही थी। सटीक सूचना पर जम्मू कश्मीर से उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल उसे इलाज के लिए मेडिकल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पैर काटने की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा लूट का सोना खरीदने वाले आभूषण दुकानदार उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के केराकट निवासी जय हिंद मौर्य और वाराणसी के दानगंज निवासी आभूषण दुकानदार मनीष सेठ के रूप में हुई है। पुलिस ने इन सभी के पास से लूटे हुए सोने में से 15 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी और 2 मोबाइल फोन बरामद किया। इस मामले में पहले ही कुडनी का विकास और समस्तीपुर के अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। ये दोनों लाइनर की भूमिका में था। वहीं 2 अन्य अपराधियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि इस गिरोह के मोस्ट वांटेड अनुपम झा पर अलग अलग जिलों में सोना लूट के कई मामले दर्ज है। एसएसपी ने टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी को 31,000 रुपए के नगद राशि से पुरस्कृत किया है। 10 अप्रैल 2024 को सदर थाना के अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप है कोलकाता ज्वेलर्स, उसमें दिन में 3 अपराध कर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें काफ़ी ज्वेलरी आइटम्स उनके द्वारा लूट के ले जाए गए थे। इसी घटना के आलोक में एक एसआईटी बनाई गई थी, जो सिटी एसपी उनके नेतृत्व में बनाई गई थी, और डीएसपी टाउन 2 और एसपी टाउन और हम लोगों की जो डीआईयू की टीम है और सदर थाने की टीम उसमें लगातार होमवर्क कर रही थी। और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने पूरे शहर में लगभग 200 से ज़्यादा जो कैमरे हैं सीसीटीवी उन पर काम किया,
और फाइनली एक जगह सीसीटीवी में हम लोगों की एक लोकेशन कैद हुई, जिस गली में लगभग 12:15 बजे एक बाइक पर, जो कि येलो कलर की बाइक थी, जो घटनास्थल में प्रयुक्त हुई थी, उसमें 2 अपराधकर्मी एक गली में जाते हुए दिखाई देते हैं और उसके 15 मिनट बाद में सेम गली से 3 अपराधकर्मी वापस आते हुए दिखाई देते हैं। हम लोगों ने इस आधार पर उस एरिया को चिन्हित किया, उस एरिया में होमवर्क करके घर को चिन्हित किया, उस घर में रेड की गई और उसमें से फिर उस दौरान 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक का नाम विकास झा है और दूसरे अपराधकर्मी का नाम अरविंद कुमार है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और इस घटना में जो अन्य 3 अपराधकर्मी थे जो घटनास्थल पर आए थे उनके बारे में जानकारी दी। फिर टीम उस इनपुट के आधार पर लगातार काम कर रही थी। इसी बीच इनपुट प्राप्त हुआ कि इसका जो मुख्य अपराधकर्मी है, जिसका नाम अनुपम झा है, उर्फ रिपू झा, जो वैशाली के राजा पाकड़ के रहने वाले हैं और काफ़ी कुख्यात अपराधकर्मी हैं और गोल्ड लूट के इन्होंने अन्य राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। उनकी लोकेशन जम्मू कश्मीर में कटरा के आसपास है। टीम वहां गई, कटरा के पास से इनको डिटेन किया गया और पूछताछ के लिए वहां से लाया गया। रास्ते में इनसे इंटरोगेशन हुआ। इन्होंने अपना अपराध स्वीकारा और बताया कि जो अन्य साथी हैं वो वाराणसी में हैं और जो भी लूटे गए ज्वेलरी आइटम्स है वो वाराणसी में रखे हुए हैं। टीम ने बनारस में रेड की, लेकिन जो उनके 2 अन्य साथी थे वो तो भागने में सफल रहे, लेकिन एक ज्वेलर है जिन्होंने इस माल को परचेज किया था, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम मनीष सेठ है। इसके अलावा एक जय हिंद मौर्य नामक एक अपराधकर्मी है जो उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं। वो बिचौलिए की भूमिका में थे और उन्हीं का ही एक वहाँ पे फार्म हाउस है जिसमें बैठ के इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया था। तो इस प्रकार से इस पूरी घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और जो लूटा हुआ ज्वेलरी आइटम था उसमें से लगभग 1 kg चांदी है और 15 ग्राम गोल्ड है, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है। 2 अपराधकर्मी इसमें अभी भी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल देर रात्रि में जब इन सारे अपराधकर्मियों को जिला लाया जा रहा था बनारस से, तो उसी क्रम में आज सुबह 4 बजे जो मुख्य अपराधकर्मी अनुपम झा, इन्होंने 4 बजे शौच के बहाने से गाड़ी से उतरे और हम लोगों के पुलिस पदाधिकारी उनके बगल में खड़े थे। उनके द्वारा पुलिस पदाधिकारी को धक्का दिया गया और धक्का दे के ज़मीन में जब वो गिर गए तो उनका पिस्टल निकाल के पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। लगभग 8 राउंड गोली उनके द्वारा चलाई गई, जिसमें से 2 बुलेट्स हम लोगों की जो गाड़ी है उसके ऊपर लगे हैं। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा नियंत्रित फायरिंग की गई चेतावनी देके, जिसमें से 2 गोली अपराधकर्मी अनुपम झा के पैर में लगी हैं, वो अभी इलाजरत हैं। जम्मू कश्मीर से कहीं और भागने के प्रयास नहीं, जम्मू कश्मीर वो एक्चुअली गए थे धार्मिक प्रयोजन से, एक धार्मिक उद्देश्य से वहाँ दर्शन करने गए थे माता वैष्णो देवी के, और जब वहाँ से वो नीचे उतर रहे थे उस समय पुलिस के द्वारा इनको डिटेन किया गया है और इस टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बड़ा सराहनीय कार्य किया है और एक कुख्यात अपराधकर्मी की गिरफ्तारी भी की है। ये अपराधकर्मी अभी छत्तीसगढ़ में दुर्ग में वांटेड हैं। 2023 में इनकी गिरफ्तारी वहाँ पे एक ज्वेलरी लूटकांड हुआ था। अमलेश्वर सर्राफ थे उनकी दुकान पे और गोलीबारी के दौरान उनकी हत्या भी इनके द्वारा कर दी गई थी, इनकी टीम के द्वारा। और जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए बहाना बना के, और हॉस्पिटल में इनके सहयोगी लोग आए जिनके द्वारा वहाँ फायरिंग की गई और हॉस्पिटल के कर्मियों को और वहाँ के पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पे थे उनको बंधक बना के एक कमरे में बंद कर दिया गया और इनको लेकर भागने में वो लोग सफल हो गए। तो जो दुर्ग की टीम है वो भी शीघ्र यहाँ पहुँच रही है और जो केस में वांटेड है उसमें वो लोग इनको रिमांड पे लेंगे। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार की सुबह बगीचे में एक सिर कटी लाश मिलने से कांटी इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर पहुंची कांटी थाने की पुलिस जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मधुबन गांव के बगीचे में युवक का शव मिला है जिसके गले पर गहरे जख्म के निशान पाए गए। आशंका है कि हत्या करके शव को यहां पर लाकर फेंक दिया गया। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। सर क्या कुछ सर सूचना मिला है यहाँ पे? हमें सुबह में सूचना मिली थी कि मधुबन में एक लीची राशि के बारे में कानून डेड बॉडी मिला है। वहाँ की उसका सत्यापन किए हैं लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। आगे प्रक्रिया के लिए हम लोग पोस्टमार्टम के लिए दिए हैं और उसको भी सोशल मीडिया के माध्यम से डाल रहे हैं। जनप्रतिनिधि लोग भी हैं और पूरे गाँव के लोग भी यहाँ आस पास के इकट्ठा थे, तो अभी तक तो डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है। हम लोगों से अपील करेंगे कि जैसे ही शव की पहचान हो जाए तुरंत खबर करें। जैसे 72 घंटा के लिए हम लोग वहाँ डेड बॉडी को रखे हुए हैं और उसके कपड़ा को भी रखेंगे हम लोग सुरक्षा।
से भी अनुरोध है कि अगर शव की पहचान हो तुरंत अविलंब था। चैत नवरात्र की 10वीं को मुजफ्फरपुर के बैरिया चौक स्थित दुर्गा मंदिर से देर रात 3 बजे आग की लपट निकलते देख लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड के आने तक 4 अस्थायी दुकानें जलकर राख हो गई। पीड़ित दुकानदारों के अनुसार आग से लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के अनुसार समय से सूचना मिलने पर बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि दुर्गा मंदिर के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजरता है। मंदिर में आग हाई टेंशन तारों से लगी या मंदिर के अंदर हुई शॉर्ट सर्किट से ये अभी तक पता नहीं चला है, पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। हादसा देर रात में होने के कारण जानमाल की तो क्षति नहीं हुई, पर आसपास के दुकानदारों की लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। दुकानदारों ने बताया कि दुकान के ऊपर से बिजली का केबल गुजरती है, जो केबल बीच में कटा हुआ है। बिजली कर्मी को कई बार तार बदलने को कहा गया, उसके बावजूद केबल नहीं बदला गया। इलेक्ट्रिशियन लग गया। अच्छा, हम सब नहीं थे। अच्छा, हम सब फोन गया किसे दुकान जल गया था, तो ये सारा सामान सब खत्म नहीं थे। यहाँ घर में थे, बेटी की तबीयत खराब था, पानी चलवा रहे थे। जब दुकान पर सारा जल गया। कितना का क्षति हुआ है? हमारी दुकान कोई गिनती रहा कितना कैसे कौन लिमिट नहीं है। 4 लाख 3 लाख कुछ है। 4 गो ठेला है, 2 गो टेबल है, फ्रिज है, सब कुछ है, सारा संपत्ति हमारे खत्म। कैसे लगा है? कुछ जानकारी मिला है? जानकारी मिला है, लाइन से जल लगा है, तार जल गया बिजली के तार से। तो आग लगा था मंदिर में, मंदिर से फिर यहाँ दुकान में आया। कितने दिन से यहाँ दुकान चला रहे थे? दुकान हम 2005 से चला रहे। कितना का सामान रहा होगा इसमें? इसमें 4 से ऊपर का होगा। 4 लाख? हाँ, बेसिक होगा, लेकिन कम के ना है भैया। 1-1 रुपया हम दुकान में लगे ले हैं। कब जानकारी मिला था आपको आग लगने का? आज 5 बजे। 5 बजे सुबह में जी आए तो क्या देखे यहाँ? यहाँ देखे तो पूरा हमारा खत्म था, जिंदगी है खत्म है हमारे। कथी क्या है? क्या दुकान में आग लगा है आसपास में? 3 गो 3 दुकान जल गई। 3 गो दुकान जला। कल तक हम लोगों का ये वासंतिक नवरात्रा था। नवरात्रा का पूजा संपन्न होने के बाद हम लोग प्रायः प्रत्येक दिन अपने घर पर चले जाते हैं। रात में भी मंदिर उंदिर बंद करके चले गए थे घर पर। उसके बाद लगभग 3 बजे हम लोगों को मोबाइल द्वारा सूचना हुआ जो मंदिर में आग पकड़ लिया। तो यहाँ हमारा एक लड़का है, पहले मोटरसाइकिल से यहाँ आया। आने के बाद देखा जो बगल में झोपड़ी उपड़ी था उसमें आग पकड़ ले था। तब ये दमकल वाले को खबर किया गया। दमकल वाले आने में विलम्ब किए, लगभग 1 घंटा समय लगा दिए। तब तक ये सब गेट उट में पकड़ लिया, मंदिर में पकड़ लिया। ऐसे मंदिर के प्रतिमा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिमा बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन मंदिर में 20-25 लाख रुपये का क्षति है, पूरे डैमेज हो गया। आग लगने का कारण हम कैसे बता सकते हैं? कारण यही था जो बगल वाला झोपड़ी में आग लगा हुआ था। हम लोग आए तो देखे जो आग लगल है और उसी से आग पसर गया। दूसरे नंबर जो दमकल वाले पहले बहुत छोटा मशीन भेजे थे, उस मशीन से आग कंट्रोल में हुआ नहीं। बड़ा दमकल आने में 1 घंटा से ज़्यादा समय लगा दिया। तब तक ये बहुत आग फैल गया था। संयोग था जो हवा नहीं था, हवा रहता तो बहुत अप्रिय यहाँ घटना हुआ था बैरिया में। दमकल वाले बहुत विलम्ब किए, पहले बहुत छोटा मशीन भेजा, वो छोटा मशीन से कंट्रोल हुआ नहीं। बाद में बड़ा मशीन आया तब जा कर के सब कंट्रोल। कितनी क्षति हुई लगभग मंदिर का 20-25 लाख रुपए का क्षति है आसपास। वर्ष 2024 भारत में लोकसभा चुनाव का वर्ष है। मतदान के महत्व को दर्शाते हुए डाक विभाग ने हाल ही में एक डाक टिकट जारी किया है, जिसका विषय है समावेशी चुनाव। भारतीय निर्वाचन आयोग नॉर्थ बिहार फिलेटलिस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर परासर ने बताया कि 5 रुपए मूल्य के इस बहुरंगी डाक टिकट को प्रकाशित करने का उद्देश्य मतदान के प्रति मतदाताओं को जागृत करना है। इस अनोखे डाक टिकट में 3 रंगों का 3 ईवीएम मशीन के साथ ही मतदाता के उंगली पर लगे हुए मतदान के स्याही के निशान को भी दर्शाया गया है।
फ्लैट लिस्ट आचार्य पराशर ने बताया कि वाटर कलर से चित्रांकित मतदाताओं को जागृत करने वाला ये डाक टिकट मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर स्थित फ्लैटलिक ब्यूरो सहित देश भर के फ्लैटलिक ब्यूरो के माध्यम से डाक टिकट संग्रहकर्ता और डाक द्वारा पत्राचार करने वाले आम जनों के लिए उपलब्ध कराया गया है। डाक विभाग के 150 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारतीय डाक विभाग ने लोकसभा चुनाव 2024 के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाला है, जो 5 रुपए का है और वाटर कलर की पेंटिंग को डाक टिकट पर रेखांकित किया गया है, उसको प्रकाशित किया गया है। ये समावेशी चुनाव और समावेशी मतदान को केंद्र में रखकर बनाया गया है और भारतीय चुनाव आयोग के हवाले से बनाया गया है। यह डाक टिकट अभी पूरे देश में जहां कहीं भी मुजफ्फरपुर सहित फिलाटेलिक ब्यूरो हैं, बिहार में 3 हैं, मुजफ्फरपुर, पटना और गया, वहां ये उपलब्ध हुआ है और फिलाटेलिस्टों के बीच तो ये डाक टिकट बहुत लोकप्रिय हो ही रहा है। इसके साथ साथ जो चिट्ठियां लिखने वाले लोग हैं, जिसकी आदत बहुत कम हो गई है, वो भी इस डाक टिकट को लेकर और प्रमोट कर रहे हैं और जहां भी अपना लिफाफा, अपने पत्र भेज रहे हैं, इस डाक टिकट को प्राथमिकता के आधार पर उसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि दुनिया के इतिहास में बहुत कम ऐसे देश हैं, गिने चुने ऐसे देश हैं, जिन्होंने मतदाता जागरण और समावेशी मतदान पर डाक टिकट निकाला है। अब इस श्रेणी में भारत भी आ गया है, इसके लिए हम डाक विभाग देते हैं और हम लोग इस डाक टिकट को लेकर, हम जो फिलाटेलिस्ट हैं, डाक टिकट के संग्रहकर्ता हैं, इसको लेकर हम लोग बहुत उत्साहित हैं और इसके माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं, घर घर जाकर इसको दिखा रहे हैं कि आपको क्यों करना चाहिए। इस डाक टिकट में जो चित्र है उसमें 3 ईवीएम दिखाया गया है, जो भारत का 3 झंडे का 3 रंग है उसमें, और उसके ऊपर मतदाता का सिर दिखाया गया है। साथ ही लगभग 1 आधे दर्जन मतदाता हैं, जिसमें विकलांग मतदाता को भी व्हील चेयर पे दिखाया गया है और सभी मतदाता ने अपनी उंगली, जिस पर कि वो उनको काला टीका लगाया जाता है मतदान के बाद, उसको उठाए हुए हैं, उसको भी दिखाया गया है। इस प्रकार एक छोटे से डाक टिकट में जो मतदान है उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया को डाक विभाग ने दिखाया है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में डीजे वाहन से रौंद कर हत्या कर दिए जाने के मामले में पुलिस ने मृतक के चाचा शंकर भगत और एक अन्य व्यक्ति राम बाबू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें एक चचेरा भाई सोनू कुमार फरार है। डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि गुरुवार की सुबह अहियापुर थाना क्षेत्र के भिखनपुर गांव में हुई आपसी विवाद में आरोपी ने शशि भूषण कुमार को डीजे वाहन से रौंद दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अभियुक्तों में एक मृतक का सगा चाचा भी शामिल है। बाकी अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। पूरी घटना के पीछे जमीनी विवाद की बात सामने आई है। पकड़े गए आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। प्राप्त हुई कि अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखनपुर वार्ड नंबर 7 में शशि कृष्ण पिता कृष्ण कुमार, इनके ऊपर एक रथ वाली गाड़ी चढ़ाकर एक साजिश के तहत उसे दुर्घटना का रूप देते हुए उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया और इसमें इनकी मृत्यु हो गई है और उनके चाचा राजू भगत एवं चाची संजू देवी वो जख्मी हो गए हैं। सूचना के सत्यापन के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर इसकी जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि कृष्ण कुमार पिता स्वर्गीय दसई भगत के फर्द बयान को प्राप्त करके हमने अहियापुर थाना कांड संख्या 525/24 दिनांक 18/4/2024 को दर्ज किया और जो घटना में उपर्युक्त गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उसे जब्त करते हुए थाना लाया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी के जो नामजद अभियुक्त हैं शंकर भगत पिता स्वर्गीय जगदीश भगत, ग्राम भिखनपुर, वार्ड नंबर 7, थाना अहियापुर, और दूसरे व्यक्ति हैं राम बाबू सिंह पिता महेश सिंह, ग्राम पटियासा, वार्ड नंबर 9, थाना अहियापुर, गढ़ा ओपी। इन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अभी भेजा जा रहा है और प्राथमिकी में कुल 14 लोगों पर उनको नामजद बनाया गया है, जिसपे अभी अग्रतर अनुसंधान के बाद अभियुक्तकरण के बिंदु पर निर्णय लेना बाकी है। और क्या कारण है? देखिए, ऐसा पता चल रहा है कि पूर्व से इन दोनों परिवार के बीच में ज़मीनी विवाद चल रहा था, जिसमें माननीय न्यायालय में एक मुकदमा भी दायर किया हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट जो मैटर था वो सॉर्ट आउट हो चुका है।
बट अभी रिसेंट ये हुआ था कि 17 तारीख को इन्होंने एक जो थ्रेशर मशीन होती है उसको लगाया था, जिससे वो गेहूं को काट के और उसका जो रेसिड्यू था वो उसके घर के तरफ उड़ के जा रहा था। तो बात सिर्फ इतनी सी थी और उस पर इन दोनों के बीच में बहस हुआ और विवाद हुई, जिसमें जिसको देखते हुए नेक्स्ट डे ऐसी घटना हुई जहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक रथ वाली गाड़ी जो होती है उसको इस्तेमाल करते हुए उनके बेटे को वहाँ पे एक्सीडेंट का रूप देते हुए जान से मार दिया गया है। ये किसके वाहन थी जिसके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया? वाहन जो अभियुक्त हैं शंकर भगत, उनके ही घर में किसी के पास ये वाहन है। किसके नाम पर वाहन दर्ज है ये अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, लेकिन शंकर भगत के पास से ये वाहन प्राप्त हुई है। इस कांड में कोई मुख्य आरोपी भी थे? शंकर भगत और राम बाबू सिंह मुख्य आरोपी थे, उनको अभी चिन्हित करके गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी कुछ लोग फरार हैं जिनके विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही है। कुछ और भी लोगों के नाम आए हैं जिस पे हम लोग अग्रतर अनुसंधान के बाद ही उस पर अभियुक्तीकरण के बिंदु पर निर्णय लेना सही प्रतीत होता है। ये दोनों जो गिरफ्तार हैं इन्हीं दोनों का भूमिका रहा है? इनकी मुख्य भूमिका है। बाकी कुछ और भी लोग हैं जिनके बारे में बताया गया है, उनके विरुद्ध हम लोग छापामारी कर रहे हैं और जल्दी उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इनके ऊपर पहले से कोई मामले भी रहे हैं? इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास हमें प्राप्त नहीं हुआ है, बट इस पर और हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगर कुछ होगा तो इसको डायरी में, केस डायरी में लाया जाएगा इनके आपराधिक इतिहास में। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव के खिलाफ पिछले कई दिनों से मैठी गांव में ग्रामीणों का अनशन चल रहा था। शुक्रवार को सिटी एसपी अवधेश दीक्षित और एडिशनल एसपी पूर्वी शहरयार अख्तर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और दोषी पुलिस कर्मियों पर उचित कार्रवाई करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाकर अनशन को खत्म करवाया। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि 3 अप्रैल की रात गायघाट पुलिस ने मैठी गांव की महिलाओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया था। कई महिलाएं चोटिल हो गई थी। इस घटना से इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है। शिकायत के बाद भी आलाधिकारियों की ओर से दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों ने अनशन शुरू कर दिया था। देखिए, सिटी एसपी आए हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं वो आए और उन्होंने ये बयान दिया, हम लोग को आश्वस्त किया कि 7 दिन के भीतर, और ये 7 डॉट बोला ना, 7 दिन के भीतर रिपोर्ट बनाई जाएगी, रिपोर्ट सौंपी जाएगी एसएसपी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को। और उन्होंने अपनी बाध्यता बताई कि इलेक्शन कमीशन ही किसी भी प्रकार का कार्रवाई हो। उन्होंने कहा है कि हमारे माई बाप अभी इलेक्शन कमीशन ही है, तो वो जब रिपोर्ट लिख के भेज देंगे तो हम लोग इलेक्शन कमीशन से ये पूछ लेंगे कि कितने दिन वो कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 10 दिन के भीतर ये सारा प्रकरण सुलझ जाएगा। प्रशासन पे भरोसा है, लेकिन अभी भी चूँकि एक बड़े पदाधिकारी इसमें संलिप्त है और एडिशनल एसपी की भी भूमिका संदिग्ध है, एडिशनल एसपी की भी भूमिका इसमें संदिग्ध है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं आ रहे थे। तो हम इस चीज़ को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। अनशन तो एक बस चरण था, एक सीढ़ी थी लोगों को एकत्र करने का, लोगों को जागरूक करने का। 3 दिन तक चला ही हमारा अनशन और जागरूक लोग हो चुके हैं। होता है ना कि थोड़ा लंबी नींद में उठाने के बाद, कुंभकर्णी नींद से उठाने के बाद लोगों को समय लगता है, तो लोग उठ चुके हैं। और अगर फिर 10 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हमारा ये रास्ता खुला हुआ है। मैठी पर्यटन में कुछ दिनों से एक इन्होंने धरना या फिर आंदोलन टाइप से जो किया हुआ था, तो अभी जांच मेरे को सौंपी गई है और इस पे हम लोग कार्रवाई किए हैं। सब लोगों से जो महिला कंप्लेन की है पुलिस, लोकल पुलिस के अगेंस्ट में, उससे भी हम लोग मिले हैं, उनका जांच रिपोर्ट भी देखा है, बाकी लोगों से भी फीडबैक लिया है और इसमें जो जेन्युइन चीज़ है या फिर जो प्रॉपर एक्शन है वो हम लोग लेंगे और जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। किस आश्वासन पे धरना टूटा है? वही कि जो जेन्युइन कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड स्थित जैक्सन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च के फादर जगदीश मसीह का निधन हो गया है। उनकी मौत की खबर सुनते शहर में शोक की लहर दौड़ गई। फादर जगदीश मसीह 60 साल की उम्र में वाराणसी के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह पिछले मंगलवार से बीमार चल रहे थे। उनकी मौत का कारण ब्रेन हैमरेज बताया गया है। वो मूल रूप से बक्सर जिले के दरियापुर के रहने वाले थे और पिछले 12 सालों से गौशाला रोड के जैक्सन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में पास्टर थे। उनकी मौत की खबर सुनते ही लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी संवेदना प्रकट की। फादर जगदीश मसीह के अचानक मौत की खबर सुनकर पूर्व पार्षद इकबाल कुरैशी ने कहा कि हम लोगों ने एक अच्छे इंसान को खो दिया है, उनकी कमी हमेशा महसूस होगी।
आज मैथोडिस्ट चर्च गौशाला रोड के पादरी साहब जगदीश मसीह हमारे बीच नहीं रहे। उनका देहांत ब्रेन हेमरेज के कारण बनारस में हो गया है। अचानक उनका जो है बीपी बढ़ गया। हम लोग निजी क्लिनिक डाटा एक दास में भर्ती करवाए, उनके बाद वो पटना रेफ़र कर दिए। पटना से फिर उनको बनारस रेफ़र कर दिया गया, जहां उनका देहांत हो गया। हम लोग इस घटना से बहुत मर्माहत है। हम लोगों के बीच में सच्ची बात, सच्ची राह बताने वाले एक पादरी साहब नहीं रहे। खुदा उनको और उनके परिवार को हिम्मत दे और पादरी साहब की आत्मा को शांति दे। हम लोग अपने बीच में एक अमूल्य व्यक्ति को, अमूल्य इंसान को छोड़ दिए। मैं 2007 से ईसाई समुदाय के बीच चर्च का सेवा करता रहा हूं और इस दौरान बहुत से पादरी चर्च में आए, लेकिन जगदीश साहब पादरी जब से आए तब से चर्च का जो है माहौल और सुहाना हो गया था। 25 दिसंबर हो, ईस्टर हो, जो भी हो, हर पर्व में सभी लोगों को, हर धर्म के लोगों को वो अच्छी बात, सच्ची बात, मिलजुल के रहने के साथ, प्रेम के साथ रहने का संदेश देते थे। बताते थे कि खुदा सब का एक है और हम लोग एक दूसरे से प्रेम करें। 25 दिसंबर का उनका जब प्रवचन चलता था चर्च में, तो हम लोग बैठ के बहुत ध्यान से सुनते थे और सभी लोगों को अच्छाई की बात बताते थे। आज अच्छी बात, अच्छी राह बताने वाला हम लोगों के बीच में नहीं है। हम लोगों को बहुत इसका दुख है। मैं इकबाल कुरैशी, पूर्व वार्ड पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 38, खुदा से इस वर्ष से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे इस संकट के घड़ी से जूझने का। बिहार विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की ओर से शुक्रवार को मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ आइडेंटिटी इन बिहार विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रेणु कुमारी ने की। मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित BND कॉलेज दयालपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर प्रभाकर प्रसाद सिंह ने डॉक्टर HR घोषाल स्मृति व्याख्यान माला के विषय में इतिहास के शोधार्थियों को जानकारी दी। डॉक्टर HR घोषाल बिहार विश्वविद्यालय के पहले विभागाध्यक्ष रहे थे। पंकज कुमार राय सहित कई अन्य शिक्षकों ने भी सेमिनार में अपना विचार प्रकट किया। ऐसा है कि आज डॉक्टर हरिरंजन घोषाल स्मृति व्याख्यान माला 14 संख्या में हमारे विद्वान साथी प्रोफेसर प्रभाकर प्रसाद सिंह, जो दयालपुर में इतिहास के प्राध्यापक रहे हैं और काफी उनका काम है बिहार के आइडेंटिटी पर, उस पर ही एक लेक्चर हुआ है। उसमें ये टॉपिक था मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ आइडेंटिटी इन बिहार। बिहार के बदलते बनते परिचय पहचान के बारे में ये बात हुई है और हम समझते हैं कि पिछले 13 जो लेक्चर हुआ है उसमें से 3-4 लेक्चर को अगर सेलेक्ट किया जाए तो यह अव्वल लेक्चर रहा है। और हमारे प्री PhD कोर्स के 2021 सेशन के सभी छात्र छात्राएं इसमें शिरकत किए हैं और मुझे लगता है कि इस लेक्चर से बहुत सारी संभावनाएं खुलेंगी और उस पर समाधान का भी कोशिश किया जाएगा करने का। इस संबंध में मैं प्रोफेसर रेणु कुमारी जी को तहे दिल से बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं अपने छात्र छात्राओं के माध्यम से, उनकी ओर से, कि उन्होंने एक नया आयाम फिर से शुरू किया है। बीच में बंद था 3-4 हेड के समय में, अपर्णा जी के बाद ये शुरू हुआ नहीं फिर कभी, तो एक नई शुरुआत फिर हुई है और ये आगे तक बात जाएगी। और हम समझते हैं कि बहुत ही कम दिनों के अंतराल पर पुनः एक लेक्चर बिहार के आइडेंटिटी पर ही होगा। श्री हरि इंटरप्राइजेस की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के एक होटल में BPL ब्रांड का पंखा और लाइटिंग प्रोडक्ट का अनावरण किया गया। कंपनी के ब्रांच हेड मनीष कुमार, एरिया मैनेजर अभिषेक कुमार, सर्विस हेड चंद्रमणि एवं मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रीब्यूटर श्री हरि इंटरप्राइजेस के प्रबंधक शशि शंकर के साथ साथ 150 से ज्यादा रिटेलर अनावरण के मौके पर मौजूद रहे।
कंपनी के शाखा प्रबंधक मनीष कुमार ने इसके उत्पाद गुणवत्ता की जानकारी दी। कंपनी में कम मूल्य में कॉपर बाइंडिंग के साथ पंखा का अनावरण किया गया, जिसे ग्राहक काफी सराह रहे हैं। कंपनी के अधिकारियों ने लाइटिंग की पूरी रेंज का भी अनावरण किया। बीपीएल कंपनी का फैन और लाइटिंग जो भी अभी मुजफ्फरपुर में लॉन्च किया गया है, मतलब हम लोग इस कंपनी का उद्देश्य है कि प्योर कॉपर वाइंडिंग का पंखा कम से कम किफ़ायती दाम में कस्टमर तक पहुंचाना है। अभी कंपनी 1 साल हुआ कंपनी को पंखा लॉन्च किए हुए और 2 महीने से मुजफ्फरपुर में काम हो रहा है। 2 महीने के अंदर ने ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस मिला है और हम लोग 2 महीने के अंदर 1 करोड़ प्लस का बिजनेस कर चुके हैं। अभी हम लोग का आगे का जो प्रोजेक्ट है कि मतलब आने वाले साल में कम से कम 4 से 5 करोड़ का बिजनेस मुजफ्फरपुर एरिया में हम लोग को करना है। कंपनी का और क्या कुछ कंपनी का फ़ैन है, लाइटिंग है, अप्लाइंसेस का पूरा रेंज आता है। और क्या इसका मतलब रेंज का क्या पंखा का रेंज अपना 1300 रुपये से स्टार्ट होकर के डेकोरेटिव फैन 3000 रेंज तक में अच्छा डेकोरेटिव फैन मिल रहा है। और आज के डेट में VLDC पंखा का क्रेज मार्केट में बहुत चला है, तो हम लोग VLDC पंखा सबसे किफ़ायती दाम 2000 से 2500 के रेंज में VLDC पंखा हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। LED बल्ब अपने 9 वाट से लेकर के 50 वाट तक का बल्ब है। पूरा बटन ट्यूब लाइट है, डेकोरेटिव लाइट आता है, उसके बाद AC DC लाइट है। पूरा लाइटिंग का पूरा रेंज अपने पास है। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह बात सड़क पर फेरी कर चावल दाल बेचने वाले महेंद्र प्रसाद के दिव्यांग बेटे महेश कुमार ने BPSC की परीक्षा पास कर साबित कर दिया है। अपनी मंजिल को पाने के लिए उसने खुद की नजरों को लक्ष्य पर टिकाए रखा और दिन रात एक कर मेहनत के बूते पर मुकाम हासिल कर लिया। इसके लिए उसने कई नौकरियां छोड़ी। मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले महेश कुमार, जिन्होंने 2013 में TET परीक्षा पास कर शिक्षक की नौकरी हासिल की, इसके लिए उन्होंने अपनी पेशकार की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनका सपना था UPSC। 2023 BPSC में महेश कुमार ने 1016वां रैंक से पास कर सफलता का परचम लहरा दिया। उनका कहना है कि कई मौके पर मेंस परीक्षा पास करने के बाद आगे के चरण में सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने काम के साथ सुबह शाम 2-2 घंटे सेल्फ स्टडी कर खुद को अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रखा और अंतिम चांस में अंततः उन्हें सफलता हाथ लगी। और कितनी बार में सफलता मिली, इससे पहले कैसे? मैं इससे पहले 2-3 बार मैं प्रयास किया था। एक बार मैं PT क्वालिफाई किया, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। लेकिन इस वर्ष की PT भी हुई तो उम्मीद जगी थी कि मैं मेंस निकाल सकता हूं। जब मेंस निकल गया तो मुझे लगा कि इंटरव्यू भी संभवतः हो जाएगा, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस बार कि फाइनल रिजल्ट आ ही जाए। और चूँकि कुछ दिन पहले मैं सिविल कोर्ट की नौकरी छोड़ के शिक्षक की नौकरी ज्वाइन किया था, और इसी कारण से ज्वाइन किया था कि मुझे तैयारी करने का अच्छा मौका मिल जाए। कितना देर पढ़ते थे, कैसे तैयारी करते? मैं खुद से मैं सुबह और शाम 2 घंटे, कभी सुबह 2 घंटे शाम स्टडी करता था, सेल्फ स्टडी। कितना रैंक आया है? मेरा रैंक 1016 है सर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।